गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 89 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग सेट। जो पोएम है आपकी वर्ड्सवर्थ की, लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, इसकी सेटिंग क्या है? ए ऑन द शोर, बी इन ए फील्ड, सी ऑन ए क्लिफ एंड डी इन ए ग्रोव। तो इसकी जो सेटिंग है आपका, इन ए ग्रोव, क्या है? इन ए ग्रोव। और ग्रोव क्या होता है? ये आपका छोटा सा उपवन होता है, बाग होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज। और ये आपकी जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की, ये आई है आपका लिरिकल बैलेड में। लिरिकल बैलेड का ये पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेंजाज आर इन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इसमें कितने स्टेंजा है आपके अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील में? A6, B2 एंड C8 एंड D10. So you know everyone that there are only 2 stanza and each stanza consists 4 lines. Question number 3. Wordsworth poem dedicated to the eldest son of S.T. Coleridge is. वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखा था जो कि S.T. कॉलरिज के बेटे के लिए डेडिकेट था। वो पोएम क्या था? ए सॉन्ग, बी VR7, सी ओट्स एंड डी टू HC 6 years old. तो पोएम था आपका ऑप्शन नंबर डी, HC 6 year old. यहाँ पे SC का मतलब है आपका जो S.T. कॉलरिज के बेटे का जो नाम है वही SC शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। S फॉर होता है हार्टली कॉलरिज। सॉरी, ये लिख नहीं रहा सही, हार्टली कॉलरिज, ठीक है। तो ये पोएम है आपका 2 SC 6 years old. क्वेश्चन नंबर 4. The year when Wordsworth began writing his only play The Borderers. जो वर्ड्सवर्थ का एक प्ले है, जो कि एक ही प्ले है, द बॉर्डर्स, ये कब लिखना शुरू किए थे? ए 1794, बी 1796, सी 1790 एंड डी 1800. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी 1796 में इन्होंने ये लिखना शुरू किया था। और ये लगभग 1795 कर लीजिए, 76 की जगह, से लेकर के 1797 तक के बीच में इन्होंने लिखा है। यह एक वर्स ट्रेजेडी है, वर्स ट्रेजेडी। और इसका जो पब्लिकेशन हुआ फाइनली आकर के आपका 1842 में इसका फाइनल पब्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. A poem inspired by his daughter Catherine, who died 2 years before the poem was written. वो कौन सा ऐसा पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने अपनी बेटी कैथरीन के मृत्यु के 2 साल बाद लिखा था? यानी कि ये पोएम लिखने से 2 साल पहले ही उनकी बेटी का डेथ हो चुका था। ए सरप्राइज बाय जॉय, बी द 2 अप्रैल मॉर्निंग, सी द मैन एंड डी ईस्टर्न फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नो. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सरप्राइज बाय जॉय. इसमें वर्ड्सवर्थ ने इस बात पे जोर दिया है, ये बताने की कोशिश की है कि जो यादें होती हैं, जो बीती हुई यादें होती हैं, जो बीता हुआ कल होता है, तो वो अगर एहसास होता है, अगर वर्तमान में उसे आप मिस करते हैं, याद करते हैं, तो आपको कितना दर्द दे सकता है, आसानियाँ दर्द दे सकता है। इसी पे आधारित ये आपकी पोएम है, सरप्राइज बाय जॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. हु सेड वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट.
किसने कहा था कि वर्ड्सवर्थ के पास केवल साइट ही नहीं बल्कि इनसाइट भी है? ए कीट्स, बी लॉन्ग, सी साउदे एंड डी काउले। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग। ये लॉन्ग ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द प्रिल्यूड, व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज अ चाइल्ड ही ऑलवेज वांटेड टू बी ए asleep and dreaming, B at school, C in church and D outside। प्रिल्यूड के अनुसार ये वर्ड्सवर्थ जो है जब बचपन में थे तो ये कहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते थे, क्या करना पसंद करते थे? तो करेक्ट आंसर ये है आपका डी आउटसाइड। और उसमें आपका एक पोयम है टेबल टर्न। उसमें क्या इन्होंने बोला? उसमें इन्होंने यही बोला है ना कि जो हम नॉलेज लेते हैं, जो बंद कमरे के अंदर लेते हैं, इससे बेहतर कहीं हम अगर नेचर के बीच में जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं, देन वी कैन लर्न वेरी इजी एवरीथिंग। तो इस पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया है। तो ये आउटसाइड ज़्यादा पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, फिनिश दिस कोटेशन, ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी ब्लैंक वाज वेरी हिवन। यहाँ क्या आएगा बट टू बी के बाद? रिच, फ्रेंच, लव्ड, यंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फिनिश दिस कोटेशन, ब्लिस वाज, यहाँ से आपका है कोटेशन ब्लिस से लेकर के, ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग। यहाँ क्या होगा? यंग वाज वेरी इवन। क्वेश्चन नंबर 9, म्यूटेबिलिटी वाज पब्लिश्ड इन ए 1820, बी 1821, सी 1823 एंड डी 1825। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जो म्यूटेबिलिटी पब्लिश हुआ था आपका 1821 में हुआ था, और इसकी जो थीम थी वो थी आपका इनविटेबिलिटी, and pervasiveness of change। ये इसकी म्यूटेबिलिटी की आपकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रूथ्स अल्टरनेटिव टाइटल इज। जो वर्ड्सवर्थ की पोएम रूथ है, इसका अल्टरनेटिव टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है? ए द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, बी द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, सी द अर्थ एंड डी नेचर एंड पेन। तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटियस गॉड एंड ट्राइटन अपीयर इन। जो आपके गॉड है प्रोटियस और ट्राइटन, ये कहाँ अपीयर होते हैं? ए डेफोडिल्स, बी द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस एंड सी सॉलिटरी रिपर एंड डी टिंटन एबे। तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं आपका द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, और ये कौन है? ये आपके गॉड हैं। प्रोटियस आपके जो है ओल्ड मैन ऑफ द सी हैं, और ट्राइटन आपका हाफ ह्यूमन और हाफ फिश के फीचर में है। ये दोनों के दोनों आपके सी गॉड हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री? ए आर्नोल्ड, बी मिल्टन, सी टेनिसन एंड डी कॉलरिज। तो वर्ड्सवर्थ को किसने बोला था वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री? तो ये बोला था आर्नोल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल? वर्ड्सवर्थ के ग्रेट आइडल कौन है? ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी गॉडविन एंड डी स्पेंसर। एंड ही इज नन अदर देन मिल्टन। वो कौन है? मिल्टन है। क्वेश्चन नंबर
14, व्हाट टाइप ऑफ द पोएम इज टिंटन एबे? जो टिंटन एबे है आपका, वो किस टाइप की पोएम है, क्या है? ए लिरिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग, बी अ ड्रामेटिक लिरिक, सी अ ड्रामेटिक एपिक एंड डी नन। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं हो सकता। ड्रामेटिक मोनोलॉग तब होगा जब आपका जो है इसमें जो नरेटर होता है वो सेल्फ नहीं होता, स्वयं नहीं होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग वही होगा जिसमें नरेटर जो राइटर है वह स्वयं ना हो, कोई अन्य हो। ठीक है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इसमें सबसे बेस्ट आंसर इसमें दिया ही नहीं है। सबसे बेस्ट आंसर इसमें आपका होना चाहिए लिरिक पोएम। क्या होना चाहिए? लिरिक पोएम। यह आपका लिरिक पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज ए पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। जो आपका प्रिल्यूड है ये आपका सबसे बड़े वर्क का पार्ट है। वो कौन सा सबसे बड़ा जो वर्क है वर्ड्सवर्थ का, वो कौन सा है? ए द एक्सकर्सन, बी द रिक्लूज, सी यारो रिविस्टेड एंड डी पीटर बेल। तो द प्रिल्यूड जो है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका सबसे बड़े क्रिएशन का। तो क्रिएशन आपका है द रिक्लूज। कौन है? द रिक्लूज है आपका, द रिक्लूज। तो रिक्लूज एक वर्ड्सवर्थ का बहुत बड़ा सपना था लिखने का, और ये सपना था कि हम इसको जो है अब तक का, यानी कि वर्ड्सवर्थ के समय तक का सबसे बड़ा क्रिएशन करने का ये उनका पर्पस था। यानी कि वो ये सोचा था उन्होंने कि उस समय से पहले सबसे बड़ा वर्क मिल्टन का माना जाता था, जो कि पैराडाइज लॉस्ट था, जिसमें लगभग 11,000 लाइनें हैं। तो इन्होंने सोचा था कि उसका 3 गुना हम बड़ा लिखेंगे, यानी कि लगभग 33,000 से भी ज़्यादा लाइन लिखने की उन्होंने सोचा था। तो उसका जो आपका नाम था वो था द रिक्लूज, और इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है? द प्रिल्यूड है। और ये जो एक्सकर्सन है आपका उसी का पार्ट है, लेकिन सेकेंड पार्ट है, सेकेंड बुक कह सकते हैं आप, सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ फिर से लिख लेते हैं, वे रिक्लूज है और आपका एक्सकर्सन सेकेंड पार्ट है। इसमें से कितने 9 बुक्स हैं? एक्सकर्सन में कितने बुक हैं? तो 9 बुक हैं इसमें। और आपके प्रिल्यूड में कितने बुक हैं? तो इसमें 14 बुक्स हैं। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका द प्रिल्यूड है, और आपका सेकेंड बुक क्या है? आपका द एक्सकर्सन है, और फर्स्ट बुक जो है आपका है द होम एट ग्रासमेयर। ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि 38 के आसपास वो पब्लिश हुआ था। और जो थर्ड पार्ट है वो कभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ये इम्पोर्टेंट नॉलेज द रिक्लूज के बारे में जानें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड गाल्सवर्दी बिगिन हिज कैरियर एज ए राइटर? ए 1892, बी 1897, सी 1894 एंड डी 1899। तो गाल्सवर्दी ने अपना कैरियर कब शुरू किया था? तो वो शुरू किया था आपका 1897, और उस समय इन्होंने पहला वर्क इनका आया था फ्रॉम द फोर विंड्स। ठीक है, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइक? जो इनका क्रिएशन है स्ट्राइक जो प्ले है, इसमें जो लीडर के भूमिका में था, जो लेबर्स का लीडर था, वो कौन था? ए फाल्डर, बी जॉन वार्थविक, सी डेविड रॉबर्ट्स एंड डी जॉन। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है? वो है आपका डेविड रॉबर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच प्ले द कैरेक्टर हिलक्रिस्ट एंड हॉर्नब्लोअर रिप्रेजेंट एरिस्टोक्रेसी एंड द पुअर्टी रेस्पेक्टिवली? वो ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें आपका हिलक्रिस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिस्टोक्रेसी को, और जो हॉर्न ब्लोअर है वो पुअर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ए द मॉब, बी द सिल्वर बॉक्स, सी द स्किन गेम एंड डी द रूफ।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द सिल्वर बॉक्स। सॉरी, सिल्वर बॉक्स नहीं होगा इसमें, इसमें आपका होना चाहिए द स्किन गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। In which play there is conflict between the old established aristocracy and the loud, uncultured, new rich manufacturing class of London society? A. The Skin Game, B. Justice, C. The Mob and D. Joy. इसका भी आंसर क्या होगा? द स्किन गेम। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन, द डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, हुज वर्ड्स आर दीज? ये किसने बोला है? टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन, एक्शन वो आप एक्शन और कैरेक्टर का केयर करें और डायलॉग अपने आप को जो है बेहतर हो जाएगा, वो अपने आप सही हो जाएगा। ये वर्ड्स किसके हैं? तो ये हैं आपके गाल्सवर्दी के। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 89 फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।